एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का इक्वेशन पढ़ रहे थे तो हम लोग लिखे थे कि डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू, इसका मतलब था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, उन दोनों के डिफरेंस को ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहा गया। डेल्टा टीबी बराबर इक्वेशन पढ़ लिए केबी इंटू एम, जहाँ केबी आपका मोलर एलिवेशन कॉन्सेंट था, एम आपका मोलैलिटी था, डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था। तो केबी कोई भी लियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। तो इससे आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे कॉम्पिटिटिव सेक्शंस में भी, जेई में, नेट में, बोर्ड एग्जाम्स, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ पर एक इक्वेशन और है। ऐसे तो केबी आपका कांस्टेंट आता है, केबी आपका कांस्टेंट है एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये आपका जो एनसीईआरटी में जो न्यूमेरिकल्स है उसमें सब में केबी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा आपका एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। बट एक केवी का वैल्यू हम लोग न्यूमेरिकली कैलकुलेट भी करते हैं, उससे भी आपका क्वेश्चंस आया हुआ है। इस केवी को एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। तो इस इक्वेशन का चर्चा आपके बुक में एनसीईआरटी में किया हुआ है। एनसीईआरटी मस्ट, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हमेशा एनसीईआरटी को बेस बुक मानिए अपना। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में आपको रिक्वायरमेंट होगा इनऑर्गेनिक के लिए, बेसिकली आप एनसीईआरटी को सॉल्व कीजिए, काफी है। आप फिजिकल के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री अगर आप एनसीईआरटी से थ्योरी आप पढ़ करके उसके बाद एनएमएसटी की किताब आप बना सकते हैं। सेलेक्टेड क्वेश्चंस आप बनाइए, नरेंद्र अवस्थी बालाजी पब्लिकेशंस का है। तो केबी एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है, इसको हम लोग न्यूमेरिकली कैलकुलेट भी करते हैं। तो इस केबी का जो न्यूमेरिकल फॉर्मूला है वो है आपका आर टीबी स्क्वायर बाई 1000 LV। अब यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि आखिर ये आर टीबी स्क्वायर 1000 LV, तो यहां पर टीबी आपको क्या है? दिस टीबी इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, यानी जब सॉल्यूट ऐड नहीं हुआ था उस समय का है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्योंकि हम लोग केबी जब भी आपका क्वेश्चंस में दिया हुआ रहेगा केबी, तो वो सॉल्वेंट का होता है। तो यहाँ पर केवी को हम लोग न्यूमेरिकली निकाल भी सकते हैं। ये आपका एनसीईआरटी बुक में इस फॉर्मूला का चर्चा है। भले क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेगा, बट क्वेश्चंस आपको ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। केवी कैन बी कैलकुलेटेड एज आर टीबी स्क्वायर बाई 1000 LV, जहां पर टीबी आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। एलवी यहाँ पर लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। अब यहाँ पर आपको इस पॉइंट को बताना जरूरी है, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को सिंपली एक सेंटेंस में जान लीजिए। 1 ग्राम लिक्विड को इवेपोरेट करने में जितना हीट लगे, 1 ग्राम, उसको लैटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है, 1 ग्राम लिक्विड को इवेपोरेट करने में जितना हीट रिक्वायर्ड हो उसको हम लोग लैटेंट हीट बोलते हैं। और अगर वही 1 ग्राम की जगह 1 मोल हो तो उसको हम लोग इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। इंथैल्पी जहां पर भी टर्म आए आप निश्चित रहिए कि वो 1 मोल के लिए डिफाइंड होता है। तो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब हम इसको हम हिंदी में लिखेंगे, 1 ग्राम ऑफ लिक्विड को इवापोरेट या वेपोराइज करने में जो हीट लगे उसको हम लोग लैटेंट हीट बोलते हैं, वेपोराइजेशन। और अगर यही एक ग्राम की जगह 1 अगर मोल रहे बाबू, अगर इसके जगह हम 1 मोल लिख देते हैं तो इसको हम लोग इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बोलेंगे। अब इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन का सिंबल अलग है, ये दोनों को रिलेटेड है। इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन होता है डेल्टा HV, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन LV। तो लैटेंट हीट 1 ग्राम ऑफ लिक्विड के इवेपोरेट करने का हीट है और इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन 1 मोल का है। तो आप अगर हम आपसे बोले 1 मोल ऑफ कैल्शियम तो 20 ग्राम, यानी 20 ग्राम कैल्शियम को 1 मोल बोलते हैं। ठीक है, अगर 20 ग्राम को हीट करेंगे, इवेपोरेट करवाएंगे तो वो इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कहलाएगा। वही 1 ग्राम को इवेपोरेट करवाएंगे तो उसका लैटेंट हीट कहलाएगा। बात समझ रहे हैं? तो इसको हम लोग कोरिलेट करेंगे। आर यहां पर जो है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है,
आर जो है यहाँ पर आपका क्या है, दिस इज वन इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसका यूनिट होता है 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, और ऐसा यूनिट जूल में 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, ये आपका आर का यूनिट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो अगर इंथाल्पी या लैटेंट हीट आपको दिया हुआ रहेगा जूल में, तो आप इसको 8.314 वैल्यू कंसीडर कीजिएगा। तो इसको फर्दर हम आपको इस इक्वेशन को फर्दर हम एक्सपैंड करेंगे। कैसे एक्सपैंड करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। केबी को हम लोग लिख सकते हैं RTB स्क्वायर बाई 1000 LV। तो हम बस आपको LV को चेंज करेंगे। देखिए LV जो है 1 ग्राम का है, और इंथाल्पी ऑफ वेपोराइजेशन के टर्म में LV को कैसे लिख सकते हैं, हम LV को कैसे लिख सकते हैं इंथाल्पी ऑफ वेपोराइजेशन के टर्म में, कैसे लिखेंगे। तो देखिए केबी को अगर हम लिखते हैं केबी बराबर आर, यहां पे कोई चेंज नहीं होगा, TB स्क्वायर बाई, ठीक है, समझ रहे हैं बात। 1000 में भी कोई चेंज नहीं होगा, इनटू लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एक ग्राम का है और इंथाल्पी ऑफ वेपोराइजेशन 1 मोल का है। तो हम लोग 1 मोल का जानते हैं, तो 1 ग्राम के लिए क्या करते हैं, उसके मोलर मास से डिवाइड करते हैं। अगर मान लीजिए मान लेते हैं कि 1 मोल का, यानी 1 मोल माने उसका मोलर मास, कैल्शियम की बात करते हैं, 20 ग्राम को इवेपोरेट करने में जो हीट लगेगा वो इंथाल्पी ऑफ वेपोराइजेशन होगा। 20 ग्राम बोल रहे हैं, सॉरी, 1 मोल 40 ग्राम कैल्शियम, वो इंथाल्पी ऑफ वेपोराइजेशन होगा। अगर 1 ग्राम के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, 1 ग्राम के लिए तो लैटेंट हीट होगा। तो लैटेंट हीट कितना होगा, इंथाल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बाई 40, यानी मोलर मास। यानी किसी का भी लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन निकालना हो तो आप उस सब्सटेंस के इंथाल्पी ऑफ वेपोराइजेशन को, उसके इंथाल्पी ऑफ वेपोराइजेशन को उसके मॉलिक्यूलर वेट से अगर डिवाइड कर देते हैं, तब उसका लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन निकल जाएगा। यानी LV के जगह हम लिख सकते हैं डेल्टा HV बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है बाबू, यहाँ पे सॉल्वेंट की चर्चा हो रही है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट की जगह हम क्या लिखेंगे, M1। M का मतलब मोलर मास, और 1 हम लोग शुरू से कंसीडर करते आए हैं सॉल्वेंट। यानी ये 2 फॉर्मूला है, एक आपको फॉर्मूला ये हो गया इंथाल्पी ऑफ वेपोराइजेशन के टर्म में, और एक ये हो गया इंथाल्पी ऑफ लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के टर्म में। डेल्टा HV बाई मोलर मास को ही तो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूला आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का था। अब बात यहां पर यह है कि आखिर क्या ऐसा वजह है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट बढ़ जाता है सॉल्यूट के ऐड करने पर। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको प्रोवाइड नहीं किया अभी तक। हम लोग सब इक्वेशन पढ़े हैं, हम आपको ये बताएं कि डेल्टा TB क्या होता है। तो आखिर क्या ऐसा वजह है कि सॉल्वेंट में जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे या वोलेटाइल सॉल्यूट, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बढ़ जाता है। तो देखिए सीधा कॉन्सेप्ट है, आपको याद होगा कि बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है किसी भी सब्सटेंस का जिसमें उनका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, ठीक है। अब जब आपने सॉल्यूट ऐड किया, अब सॉल्यूट आप ऐड कीजिएगा, तो जब सॉल्यूट ऐड होता है सॉल्वेंट में तो सॉल्यूशन बना तो वेपर प्रेशर घटा, क्योंकि हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं रॉल्स लॉ के मुताबिक जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड होता है तो वेपर प्रेशर घटता है। तो अब जो है, अब जो कहानी ये हुआ, अब कहानी क्या आ रहा है कि वेपर प्रेशर अब घट चुका है। कब, जब हमने सॉल्वेंट में क्या ऐड किया, सॉल्यूट। जब सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट में आपने सॉल्यूट ऐड किया, मान लेते हैं ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो सॉल्यूशन जो बना इसका वेपर प्रेशर मान लीजिए 4 ATM है, तब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट चुका है, मान लेते हैं 2 ATM हो गया, ठीक है। अब कितना से घट गया, 2 से। अब क्या करना रहता है, आखिर तो बॉयल करना है हमको इस सॉल्यूशन को, तो इस सॉल्यूशन को बॉयल करने के लिए हम तब तक हीट देंगे जब तक इसका वेपर प्रेशर इसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ना हो जाए। इसीलिए इनका
हीट ज्यादा देना पड़ता है, और ज्यादा हीट देने से क्या होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो क्या होता है, इंक्रीज करता है। फिर से जब सॉल्यूट ऐड करेंगे हम सॉल्वेंट में, तो आप पहले से भी जानते हैं रॉल्स लॉ के हिसाब से वेपर प्रेशर घटता है। तो अब तो सॉल्यूशन को हमको बॉयल करना है, तो सॉल्यूशन का किसी भी सब्सटेंस को बॉयल करने के लिए तब तक हीट दिया जाता है जब तक उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ना हो जाए। तो सॉल्यूशन को बॉयल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर दिया जाता है ताकि उसका वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो, तभी ना बॉयल होगा। इसी दौरान इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है क्योंकि हीट लगातार देना पड़ता है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आपका बढ़ जाता है सॉल्वेंट के हिसाब से। इसीलिए एलिवेशन निकालने के लिए हम लोग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट करते हैं, जिसको हम लोग डेल्टा टीबी के नाम से जाने। तो ये आपका जैसे एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है, आप चाय अगर बनाते हो तो चाय बनाने में जब भी स्टार्टिंग में कभी भी चीनी नहीं दिया जाता है गर्म पानी में, क्योंकि अगर आप गर्म पानी में स्टार्टिंग में चीनी दे दिए तो वो लेट से खोलेगा, क्योंकि अब तो वो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है। एक रेडीमेड एग्जांपल है इसका कि चाय बनाते वक्त आपको चीनी सबसे लास्ट में ऐड करना है ताकि चाय जल्दी खोले, चाय जल्दी बने। अगर आप शुरू में ही ठंडा पानी गैस पे चढ़ाए और चीनी दे दिए तो वो जल्दी बॉयल नहीं होगा, क्योंकि आपने सॉल्यूट ऐड कर दिया सॉल्वेंट में, और ऐड कर दिया सॉल्यूट में सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। अब वो चीनी वाला पानी लेट से खोलेगा, चाय लेट से खोलेगा। ठीक है, तो ये हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़े। इसका न्यूमेरिकल सेक्शन आप लोग को हम होमवर्क देंगे इससे बनाने के लिए। इसके बाद हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बनेंगे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे।